नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर की इतिशा ने सिविल जज परीक्षा में प्राप्त किया 19वां स्थान। संघर्ष के बीच कड़ी मेहनत ने पूरा किया शहर की बेटी का सपना। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना पुलिस ने कार में स्कीम लगाकर ले जाई जा रही 22 लाख की अफीम सहित 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। शहर कोतवाली पुलिस की आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे पर 3 अलग अलग जगह बड़ी कार्रवाई। कुछ आरोपी चढ़े हत्थे, कुछ हुए फरार। और नवोदय विद्यालय में 80 सीट पर प्रवेश के लिए हजारों बच्चों ने दी परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। कहते हैं कि हौसला अगर बुलंद रखो और कार्य ईमानदारी से करो तो कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, आखिर पूरा हो ही जाता है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मंदसौर की बिटिया इतिशा ने, जिसने कक्षा 8वीं से ही ठान ली थी कि उसे जज बनना है। तो फिर क्या, इतिशा की मेहनत रंग लाई और जब वह आखिर सिविल जज बन गई तो परिवार में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए ये रिपोर्ट। अपनी सफलता पर इतिशा ने बताया कि वे जब कक्षा 8वीं में पढ़ती थी तब से ही एक सपना था कि वे जज बने और शहर का नाम रोशन करें। इतिशा ने यह भी बताया कि इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पहले भगवान का, उसके बाद माता पिता और फिर टीचर का रहा। इतिशा ने जब मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा दी तो 19वां स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि इतिशा मंदसौर शहर के कालाखेत निवासी प्रवीण प्रकाश चंद संघवी की सबसे छोटी बेटी है। इतिशा संघवी का सपना जज बनने का था, जो कि अब पूरा हुआ। इतिशा का सपना था कि जज बनना है और कोचिंग के लिए वह इंदौर भी गई। यहाँ कोविड की वजह से कक्षाएं पूरी नहीं कर पाई थी, तो फिर घर आई और घर से ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई जारी रखी। और काफी चुनौतियों व संघर्ष के बाद आखिर इतिशा ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। ये कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इतिशा के सामने लाख परेशानियां आई हो, लेकिन माता पिता और शिक्षकों की हिम्मत से उसने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। जी, मतलब मैं और मेरी फैमिली और मेरे गुरुजन सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और तैयारी में इन सब का सहयोग बहुत ही ज़्यादा रहा है। मतलब मेरी सक्सेस एक्चुअल में मेरी सक्सेस नहीं है, वो हम मतलब मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सब की सक्सेस हैं। मैंने तैयारी कॉलेज से ही स्टार्ट कर दी थी। तो मैं जब कॉलेज में थी 3rd ईयर से, तब से मैंने मतलब मेरा सपना एक्चुअली 8th क्लास से था, तो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कि मुझे सिविल जज ही बनना है, तो उसी के लिए तैयारी की थी। किस तरीके से आपको तैयारी वगैरह की गई है, कैसे परेशानी वगैरह आई? अब परेशानियों का तो सर ऐसा है कि मतलब सबकी लाइफ में किसी न किसी वे में भगवान परीक्षा लेता ही है उसकी परेशानियों के रूप में। तो मेरी भी बहुत जगह हुई, लेकिन सबके साथ से मैंने उसको ओवरकम किया और एग्ज़ाम में मतलब क्वालिफाई किया। और तैयारी मैंने मतलब टीचर्स मेरे साथ दिया, मेरी कॉलेज के टीचर ने, मतलब मेरे जो गुरु हैं मेन, उनने साथ दिया। और मतलब फिर मैंने कोचिंग की थी मैम, मतलब मेरी मैम से कोचिंग की थी। फिर मैंने मतलब कुछ मंथ्स के लिए मैं इंदौर भी गई थी, बट वहाँ पर कोविड आ गया था बीच में, तो ये कोविड ड्यूरेशन की वजह से मेरी वहाँ पे भी क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो फिर ऑनलाइन ही सब कुछ चला। मतलब नॉर्मल मैंने ऐसे ही, बाकी मेन तो मतलब मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ़ स्टडी ही होती है जो कुछ भी होता है, क्योंकि हमको एक राइट डायरेक्शन ज़रूरी है तैयारी के लिए, लेकिन राइट डायरेक्शन मिलने के बाद हम उस पर कितना काम कर पा रहे हैं और कितना उसको सेल्फ़ स्टडी और हमारी हार्ड वर्क के साथ हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, जो हमारे टारगेट्स हम बना सकते हैं उनको अचीव कर पा रहे हैं, तो उससे ही सक्सेस मैटर करती है। ये सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा इसमें? मम्मी पापा ने किस तरीके से आपको? सबसे ज़्यादा सहयोग तो मैं डिफ़ाइन ही नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितने लोगों ने सपोर्ट किया है। तो मम्मी पापा ने तो ऑब्वियसली सबके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। भगवान की तो मैं सबसे पहले थैंक यू तो भगवान को ही बोलूँगी कि उन्होंने मतलब जो भी है मुझे हिम्मत दी कि मैं सब कुछ ओवरकम कर सकूँ और मैं अपनी सक्सेस पाथ की तरफ चल सकूँ। और बाकी मम्मी पापा का सपोर्ट, मेरे गुरुजनों का सपोर्ट, सबका बहुत सपोर्ट रहा। मैं मतलब इसको रैंकिंग में नहीं डाल सकती हूँ जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मैं किसको पहले, क्योंकि सबका इक्वली सपोर्ट रहा है मुझे। हम बहुत खुश हैं, कुछ इस शब्दों में तो बयां हो ही नहीं रहा है। बस परिवार का नाम रोशन किया है, इसका शुरू से जो लक्ष्य था यही था, मुझे करना है। काफ़ी लोगों ने और सब हम लोगों ने भी थोड़ा टिपिकली
था तो मना भी किया था, पर जो इसका लक्ष्य था वो उसने पूरा करके हमको बताया। और किस तरीके से खुशी है सर आपके साथ? अब बोल रही हूँ, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, बस पूरा इतनी खुश शहर हैं का हम। नाम रोशन करा और आपकी बिटिया, एक जो बेटे का काम एक बिटिया करती है तो एक माता पिता को बहुत खुशी होती है क्या? अब देखो, ये एक सोच है, बाकी बेटा और बेटी दोनों की खुशियाँ मेरे हिसाब से तो बराबर है। तो इसमें अपन कोई काम वो नहीं कर सकते हैं कि भाई बेटा करता तो ज़्यादा खुशी होती है, बेटी कर रही है तो ज़्यादा खुशी होती है। को बहुत बहुत धन्यवाद। मंसूर का नाम रोशन करा, परिवार का नाम रोशन किया है। उसने अपनी बहुत मेहनत की। उसका लक्ष्य शुरू 8 पढ़ती थी तब से उसका लक्ष्य था कि मैं जज बनूंगी। उस हिसाब से उसने तैयारियां करी और उसमें सक्सेस करके उसने बताया और परिवार का नाम गौरवान्वित किया। किस तरीके से आपका कुछ सहयोग रहा है कि माँ बाप का तो सहयोग रहता ही है कि उसका दिक्कत नहीं आए, कुछ परेशानी ना हो, उसको हल करने की कोशिश करी हम लोगों ने और वो उस कदम पे आगे बढ़ी और उसने हमको वो करके बता के दिया, हमको सक्सेस बता के दी हमको। तो कितने नंबर पे है, कितने? ये इसमें 19 नंबर पे आई है। इसकी रैंक जो है 90 नंबर की बनी है और जो कि एक अच्छी रैंक की है और हम लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं कि हमारा परिवार का और हमारा सबको गौरवान्वित किया है इसने। मंदसौर जिले की पीपलिया मंडी थाना पुलिस ने कार के पेट्रोल टैंक में छुपाकर ले जाई जा रही 22 लाख से अधिक की अफीम को जब्त करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों में एक सरपंच पति है। पीपलिया मंडी पुलिस ने बताया कि पुलिस को बड़ी मात्रा में अफीम की तस्करी की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के कनघट्टी रोड पावागढ़ माताजी मंदिर के निकट से अल्टो कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में अफीम बरामद हुई। तलाशी के दौरान पुलिस को कार के पेट्रोल टैंक में स्कीम बनाकर 5 थैलियां में रखी 15 किलो अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने कार सवार गोविंद पिता रमेश चंद्र शर्मा उम्र 38 साल निवासी बालागुड़ा पीपलिया मंडी और प्रकाश चंद्र पिता सुंदरलाल पाटीदार उम्र 38 साल निवासी निनोरा थाना पीपली मंडी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोविंद शर्मा बालागुड़ा का सरपंच पति है। जब्त अफीम की कीमत 22,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कार की तलाशी के दौरान कार में कुछ नहीं मिला, लेकिन मुखबिर की सूचना पक्की थी। इसी आधार पर दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने कार के पेट्रोल टैंक में अफीम होना बताया। इसके बाद पेट्रोल टैंक को काटकर इसमें रखी 5 थैलियों में 15 किलो अफीम बरामद किया गया। शहर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल मैच पर हार जीत का ऑनलाइन सट्टा करते हुए 3 अलग अलग कार्रवाई की, जिसमें 5 युवकों को पकड़ा, जिनसे हजारों नकद तो वहीं आधा दर्जन से अधिक युवक फरार है। पकड़ाए युवकों के पास से मोबाइल, लैपटॉप सहित करोड़ों का सट्टे का हिसाब किताब की डायरी मिली है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन हार जीत का सट्टा करते हुए एक दिन में 3 अलग अलग कार्रवाई की, जिसमें पहली कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनि विहार शनि मंदिर के पीछे से आसिफ उर्फ मोनू जंगपुरा व अजहर मेवाती सोनगरी को पकड़ा, तो वहीं इकबाल, धर्मेंद्र, सौरभ, चंदन, जाहिद फरार है। पकड़ाए युवकों के पास से पुलिस को एक लैपटॉप, 3 एंड्रॉयड मोबाइल व नगद जब्त किए हैं। तो वहीं दूसरी कार्रवाई 500 क्वार्टर टिकरिया नई कॉलोनी के खाली पड़े प्लॉट से देवेंद्र नयापुरा व सागर बालागंज को पकड़ा। इसी के साथ ही इकबाल, धर्मेंद्र, सौरभ, चंदन, जाहिद फरार है। पकड़ाए गए युवकों के पास से पुलिस को 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 6 कीपैड मोबाइल व
32,320 रुपए नकद मिले हैं। तीसरी कार्रवाई पशुपतिनाथ गेस्ट हाउस के पीछे करते हुए लखन शर्मा नई आबादी को पकड़ा, तो वहीं पीयूष मलासिया व मोहित नाहर फरार है। पकड़ा गए युवक के पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल मिला, तो वहीं इनके पास से लाखों के हिसाब लिखी डायरिया भी मिली, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। व जल्द ही फरार आरोपियों को भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। कोतवाली पुलिस को आईपीएल कार्रवाई के दौरान हजारों रुपए नकद तो करोड़ों का सट्टे का लिखा हिसाब की डायरी मिली है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आईपीएल यहाँ खिलाने की लगातार सूचना आ रही थी। उस सूचना पर टीम कोतवाली द्वारा दबिश दी गई थी। अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगह पर दबिश दी, जो कुल मिलाकर कल 3 मामले आईपीएल पर सट्टा खिलाने के बनाए गए हैं, जिनमें कुल लगभग 95,000 रुपया जब्त हुआ है और कुल 20 मोबाइल, 2 लैपटॉप, हिसाब किताब के रजिस्टर उनके पास मिले हैं। 5 आरोपितों को आरोपी बनाया गया है और 8 आरोपी उनमें फरार हैं। कितने का हिसाब मिला सर इनके पास? इनके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लगभग हिसाब है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए ये आईपीएल पे दाव लगवा चुके हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में 108 व संजीवनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसमें से मंदसौर जिले को 16 एम्बुलेंस की सौगात मिली, जो अब 108 व संजीवनी का काम करेगी। शनिवार को कॉलेज ग्राउंड से सांसद व कलेक्टर ने सभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंदसौर जिले को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 एम्बुलेंस की सौगात दी, जिसका आज कॉलेज मैदान में सभी एम्बुलेंस को सांसद सुधीर गुप्ता व कलेक्टर गौतम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अब जिले में कहीं भी जरूरत पड़ने पर दौड़ेंगी। आपको बता दें कि ये एम्बुलेंस अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मरीज को लाने ले जाने का कार्य कर सकती है। तो वहीं इस निःशुल्क सेवाएं देने वाले 108 एम्बुलेंस जहां गरीब के लिए वरदान साबित होगी, तो वहीं दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर भी कुछ हद तक विराम लगेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की घटना होने पर 108 एम्बुलेंस तुरंत सेवा में हाजिर होंगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, सबसे प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वास्थ्य को लेकर हमेशा एक अग्रणी भूमिका में रहे। स्वस्थ मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी जब से शासन व्यवस्था को नियंत्रित किए हैं, स्वास्थ्य उनके लिए भी देश में प्रथम और क्रम पर रहा। और स्वस्थ भारत, मस्त भारत, ये संकल्प सभी का रहा है। आज उसी को देख रहे हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अभिनव तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए संकल्पित नज़र आ रही है। और 108 के माध्यम से अभी ये 14 एम्बुलेंस आया, लगभग 25 एम्बुलेंस यहाँ अवेलेबल रहेगा 108 के पास। ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। और अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के भावों को यहाँ प्रकट करूँ तो यही कहेंगे कि स्वास्थ्य की सुविधाओं का इजाफा तो हो रहा है, पर भगवान से यही विनती है कि कोई इसका उपयोग न करे और स्वयं स्वस्थ रहे। अपने जीवन में भारत की स्वस्थता का परिणाम ये वैभवशाली, गौरवशाली दौर भारत का जो है वो एक स्वस्थ भारत के रूप में भी परिलक्षित हो रहा है। मैं बधाई, शुभकामनाएं दूंगा स्थानीय प्रशासन को भी। ये आशा अपेक्षा करूंगा कि जो व्यवस्थाएं और जो मानक निर्धारित किए हैं उन पर समर्पित भाव से ये एम्बुलेंस चलती रहे और लोगों को तात्कालिक आवश्यकताओं को तत्काल समाधान की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत तो रहें। भाई साहब, पहले देखने में आता था कि जो देखिए, स्वास्थ्य कब कहाँ किसे आवश्यकता होती है और इसीलिए जन सामान्य उसका लाभ भरपूर रूप से ले सके, इसलिए सरकारी गैर सरकारी के व्यवस्थापनों से हटाते हुए जनता को उसकी आवश्यकता है, जिसको उसकी आवश्यकता है उसको उसका लाभ मिल जाए। ये योजनाएं भारत सरकार की NRHM से लेकर सब में पहले से ही लक्षित परिलक्षित है। भाई साहब, एम्बुलेंस से जुड़ा मामला है कि देखने में आ रहा है कि जिला अस्पताल के आसपास प्राइवेट एम्बुलेंस काफ़ी मात्रा में घटना हो चुकी है और मंदसौर में देखिए, 2 पृथक पृथक विषय हैं। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत आधार पर सोचता हूँ
अगर मानकों को पूरा करते हुए, सरकारी नियमों का पालन करते हुए अगर बहुतायत एम्बुलेंस भी चले तो जनता को जिसको जब जहाँ जैसा जिस स्थिति में आवश्यकता होगी उसकी उपलब्धता और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और कोई अपराध करेगा, वो अपराध कहीं भी कर सकता है, और अगर वो अपराध कारित करता है तो पुलिस प्रशासन, भारत के कानून उस अपराधी को दंडित करने के लिए पर्याप्त हैं। और इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि सुविधाओं को कमी किसी अन्य माध्यमों से नहीं होनी चाहिए। जनता सुविधा बढ़ाए, सरकार सुविधा बढ़ाए, ट्रस्ट सुविधा बढ़ाए, प्राइवेट अस्पताल सुविधा बढ़ाए। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ये इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह से नए एम्बुलेंस आए हुए हैं, जिस तरह से इसमें वेंटिलेटर और बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, निश्चित तौर पे मंदसौर को लोगों को जो कभी ज़रूरत, भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ी थी तो इससे अच्छी सुविधा नहीं हो सकती और इससे ज़रूर ज़िले को लाभ प्राप्त होगा। मैं ये भी जोड़ दूं कि संजीवनी क्लिनिक भी अपने ज़िले में प्रारंभ होने जा रहा है और आज मंदसौर नगर में 7 और भानपुरा और शामगढ़ में 1-1 तो 9 संजीवनी क्लिनिक भी प्रारंभ हो रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण है। कई बार आप देखते होंगे कि जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो इसमें यह है कि मोहल्ले में ही अगर लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, तो आज हम जानकारी भेज रहे हैं तो बहुत जल्दी इसी के साथ 108 के साथ संजीवनी क्लिनिक की सुविधा भी ज़िले को मिल जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी शुरू। शहर कोतवाली पुलिस ने शादी करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये वही गैंग है जिसने पूर्व में अपनी होने वाली सास व ननद को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर घर से नकदी व जेवरात लूट लिए थे। मामले में पुलिस ने होने वाली दुल्हन सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है, तो वहीं मास्टरमाइंड एक आरोपी अभी भी फरार है। मंदसौर शहर के राम टेकरी के सत्यम विहार कॉलोनी में निवासरत माहेश्वरी परिवार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे बेटे से जिस लड़की की शादी थी उसने चाय में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर अपने साथियों के साथ मिलकर घर से नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गई, जिस पर शहर कोतवाली पुलिस ने जांच करते हुए शातिर गैंग का पर्दाफाश किया व होने वाली लुटेरी दुल्हन सहित 3 आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं इन सब की मास्टरमाइंड एक महिला अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। गैंग में पकड़ाए गए आरोपी में मंगला देवी जाट, औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, आरती माहेश्वरी, इटारसी, होशंगाबाद व अर्जुन प्रजापति गांधीनगर भोपाल को पकड़ा, तो वहीं मास्टरमाइंड पूजा शिवनगर कॉलोनी भोपाल अभी फरार है। इस कार्रवाई में सराहनीय कार्य कोतवाली पुलिस के एएसआई हुकम सिंह राणावत, प्रधान आरक्षक अर्जुन सिंह, आरक्षक आशीष बैरागी, आरक्षक भानु प्रताप सिंह, आरक्षक मनीष बघेल, महिला आरक्षक राम कुंवर का सराहनीय कार्य रहा, जिनकी कोतवाली टीआई द्वारा सराहना की गई। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। एक लुटेरी दुल्हन का मामला आया था जिसमें एक महिला ने शादी करने के नाम पे परिजनों को चाय में कुछ पदार्थ मिलाकर खिला दिया था, जिससे 2 महिलाएं हॉस्पिटलाइज हुई थी। उस मामले में जो दुल्हन बन के आई थी उस महिला को, जो दलाल बन के आई थी मंगला रतलाम, उसको और उनका एक मौसा अर्जुन जो भोपाल का निवासी है उसको गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई अभी शेष है। उसमें एक आरोपित जो उनकी मौसी है पूजा, वो अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। नवोदय विद्यालय की कक्षा 6ठी में 80 बच्चों के लिए रिक्त स्थान पर प्रवेश के लिए शनिवार को जिले में अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 1000 से भी अधिक बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। तो वहीं इस दौरान परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था भी रही। मंदसौर जिले के एकमात्र नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए शनिवार को कई जगह अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी रही। तो वहीं सुबह से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए बच्चों को परीक्षा केंद्र पर लेकर उनके अभिभावक पहुंचे। शहर के उत्कृष्ट स्कूल के परीक्षा केंद्र पर 300 के करीब बच्चों ने परीक्षा दी, तो वहीं जिले में अलग अलग परीक्षा केंद्र को मिलाकर करीब 1000 से भी अधिक बच्चों ने नवोदय विद्यालय में 6ठी में 80 रिक्त पदों के लिए परीक्षा दी। अब सिर्फ 80 सीट के लिए 1000 से भी अधिक बच्चों ने अपने भाग्य को आजमाते हुए आज परीक्षा में भाग लिया। अब देखना होगा कि किन बच्चों की किस्मत में नवोदय विद्यालय में प्रवेश होगा। जिले में सभी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, तो वहीं बच्चों को भी पूरी तरह चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज 30 तारीख अप्रैल 2022 को जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा जो कक्षा 6ठी के छात्रों के लिए की जाती है वो आयोजित की जा रही है। टोटल 80 सीटों के लिए पूरे मंदसौर से जितने भी हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनका चयन होगा अलग अलग सेंटर्स पे। और सुरक्षा के लिए एसपी साहब को लेटर दिया गया था, जिसके तहत
पुलिस व्यवस्था यहाँ पे तैनात की गई है और अभी सुचारू रूप से हमारा एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने के दर पर है। कितने सेंटर बनाए गए हैं? सर टोटल इसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर हैं। मंदसौर ब्लॉक के अंदर 5 सेंटर्स हैं। कितने बच्चों की यहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर 300 बच्चों की दर्ज है संख्या। अब उनमें से अब मालूम होगा कि कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। आज जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने के लिए चयन परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें इस सेंटर पर 300 विद्यार्थी पंजीकृत है जो आज परीक्षा देंगे। ये विद्यार्थी जब चयनित होंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय में इनका प्रवेश होगा और 80 सीटों पर इनको प्रवेश मिलेगा। मेरिट के आधार पर, गुणानुक्रम के आधार पर इनका चयन होगा। इनकी परीक्षा में कितने प्राप्तांक आते हैं उसके अनुसार है। और ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में अपने पालकों के साथ विद्यार्थी पहुँचे हैं। हमने 25 कक्षों में व्यवस्था की है और एक शिक्षक को 12 विद्यार्थियों की परीक्षा को OMR शीट के माध्यम से, क्वेश्चन बुकलेट के माध्यम से संपन्न कराना है। 2 घंटे की परीक्षा है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक की परीक्षा चलेगी और उसके पश्चात जवाहर नवोदय विद्यालय के जो CLO हैं उनको हम सामग्री हैंड ओवर करेंगे। उसके पश्चात जवाहर नवोदय के माध्यम से इसका रिजल्ट भी जारी होगा। केंद्र में क्या-क्या प्रवेश पे परीक्षा कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं आ सकते हैं, कैलकुलेटर लेकर नहीं आ सकते हैं विद्यार्थी। और साथ में शिक्षक को भी प्रतिबंधित किया, उसको भी मोबाइल का उपयोग और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं करना है ताकि पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हो सके। जिले में कितने केंद्र बने होंगे? और मंदसौर जिले में हर विकासखंड में अलग अलग केंद्र बने। जैसे मंदसौर की बात करें लोकल की तो यहाँ पर 4 केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे सीतामऊ में, मलारगढ़ में, गरुड़ भानपुरा में अलग अलग केंद्र हैं। उन सब केंद्रों पर हज़ारों विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और विद्यार्थियों का, पालकों का सपना रहता है कि उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हो जाए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की परीक्षा होती है और बहुत अच्छे क्वेश्चन विद्यार्थी इसको हल करते हैं। कक्षा 6ठी के छोटे बच्चे हैं और उनको OMR शीट की समझ नहीं, तो हमने कक्ष में जो परीक्षा स्टार्ट की उसके पहले OMR शीट को कैसे भरना है उसका भी बच्चों को मार्गदर्शन दिया ताकि त्रुटि न हो और अच्छे ढंग से बच्चे परीक्षा दे सकें। पंजाब चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में तेजी से अपना विस्तार करने में जुट गई है। पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 230 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। ऐसे में पार्टी के पदाधिकारी भाजपा की जमीन हिलाने के लिए मालवा क्षेत्र में दमखम से जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए मंदसौर में आज प्रेस वार्ता की और मंदसौर सहित आसपास के इलाके से भाजपा के नेताओं और मंत्रियों तक को भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हर वो व्यक्ति पार्टी में जुड़ सकता है जो पार्टी के CCC फैक्टर यानी करप्शन, क्रिमिनल और कैरेक्टरलेस कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल का ये भी कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले मंदसौर के तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड की CBI जांच करवाएंगे। नवीन अग्रवाल ने प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के पीछे सफेद पोशों के होने का भी अंदेशा जताया है। 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी की स्पष्ट है कि हम लोग 230 विधानसभा चुनाव पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं और उसमें हमारी जो योजना है, जो दिल्ली मॉडल हमारा पहले से फाइनल है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, CCTV कैमरेज, ये सारी सुविधाएं जो एक आम आदमी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो सभी टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले में सरकार की नीयत साफ होना चाहिए और उस पर टैक्स के बदले जनता को सहूलियत देना चाहिए। वो सारी सहूलियत, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, वो जनता को मुफ्त देने के साथ ही उनके टैक्स के बदले हम देने जा रहे हैं। ये हमारे बेसिक मुद्दे रहेंगे और जो लोकल इश्यूज़ हैं, जैसे मान लो मंदसौर के इश्यूज़ हैं या नीमच के इश्यूज़ हैं, विधानसभा वाइज जो भी लोकल इशू होंगे, उन लोकल इशू को हम शामिल करके 2023 में पूरे प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंकज सिंह जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जिले के जितने भी जिले उनके पास हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और मेरे पास जो जवाबदारी है 3 जिलों की, उनमें भी हम जगह जगह जाकर सम्मेलन कर रहे हैं और संगठन विस्तार कर रहे हैं। हमारे लिए टारगेटेड है कि आने वाला जो गुजरात चुनाव अक्टूबर-नवंबर है, तब तक हम मध्य प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर, लगभग 51,000 पोलिंग बूथ हैं, उन 51,000 पोलिंग बूथों पर हमारा पोलिंग संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए और 1 साल हम लोग जो आंदोलन के लिए देंगे वो पूरा 1 साल जो चुनाव से पहले का होगा उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अभी आंदोलन नहीं करेंगे, अभी भी हम संघर्ष करेंगे, लेकिन 1 साल पूरा हमारा उस पर फोकस रहेगा कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या समस्याएं। और मेरे जितने भी साथी हैं वो साथी जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि मुद्दे क्या हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अभी से हमारी तैयारियाँ चालू है
और उन सारे मुद्दों को हम लेखीबद्ध कर रहे हैं और उन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में शामिल। खिलाफ क्या मुद्दे आपके पास? भाजपा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा अगर आज की तारीख में है तो व्यापम घोटाला, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार आई हो या शिवराज जी की सरकार आई हो, व्यापम घोटाला जो युवाओं के साथ छल किया गया, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली है उसमें। और ये देखें कि उस व्यापम घोटाले में जितने भी गवाह थे या जितने भी उनके मुख्य थे, उन सबको या तो किसी न किसी षड्यंत्र के तहत या ये कह लो कि किसी न किसी कारण से वो सब भगवान के प्यारे हो गए और भगवान के पास चले। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उस मुद्दे को हम लोगों को खोलना है। दूसरा, जगह जगह चाहे वो पत्रकारों की हत्या हो रही हो, पत्रकारों के अभी सीधी में एक घटना हुई थी जिसका आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। पत्रकारों के साथ है, आम जनता के साथ है, जिनके ऊपर फर्जी केस डाले जा रहे हैं, उन सब फर्जी केसों को हम लोग खोल के और वापस से बताएं। तीसरा, अगर इस प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचार का अड्डा है तो परिवहन चेक पोस्टों का है, जिसमें परिवहन चेक पोस्ट पर 24 घंटे भ्रष्टाचार चलता है। आम आदमी पार्टी इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ चुकी है और आप लोगों को ध्यान होगा मध्य प्रदेश में 46 चेक पोस्ट हैं, उसमें प्रतिदिन 40 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती है। उस अवैध वसूली को रोकने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमने एक और अभी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा हम लोगों ने घोटाला खोला है। मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन आउटसोर्स कर्मचारियों को पैसे नॉमिनल दिए जाते थे और एक की हाजिरी 2 जगह भर के, सिर्फ नीमच की अगर बात करें तो हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी हम लोगों ने भेजी है, वहां पर 50 लाख रुपए का एक ही जगह फ्रॉड हुआ है। तो आप देखें कि 50 जिले तो लगभग 250 लाख का फ्रॉड ये बीजेपी सरकार ने किया है और उसकी तथ्यात्मक जानकारी भेजने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे लगातार प्रेशर के कारण एमपीबी ने एक केस वहां के ठेकेदार के खिलाफ डाला है जावद में 71 लाख की रिकवरी के लिए। ये एक नीमच की है, जो कि प्रदेश की बात करना अगर चाहता हूं तो 51 जिलों में आप मान सकते कितना है। एक और बड़ा मुद्दा हमारे पास है एमपीबी को लेकर, क्योंकि एमपीबी क्या इसलिए हम मुद्दा खोलना चाहते हैं कि जो लाइट महंगी मिलती है, मध्य प्रदेश में लाइट दिल्ली से 10 गुना महंगी है, उस कारण से हम लाइट विद्युत विभाग के पीछे भी पड़े हैं। जो लाइनों का मेंटेनेंस होना था नीमच जिले के साथ ही 51 जिलों में, उसमें 6 करोड़ का नीमच जिले के लिए ठेका हुआ था, केबलीकरण करना था। जब धरातल पे हमने चेक किया, आरटीआई में जानकारी निकाली तो मात्र 20 लाख का काम हुआ था। आप देखें कि 250 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया है एमपीबी में मेंटेनेंस के नाम से, और उन्हीं के थैले के चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं के जो लोग हैं उनको ठेका दे दिया जाता है और इसमें भ्रष्टाचार होता है। मैं आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर इस ढंग से देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, क्या कारण है कि दिल्ली सरकार 28% जीएसटी लेती है, 18% जीएसटी लेती है, लेकिन पेट्रोल 100 रुपए में देती है और मध्य प्रदेश सरकार 120 रुपए में देती है, डीजल 90 रुपए में देती है, मध्य प्रदेश सरकार 104 रुपए में देती है। नियत साफ होना चाहिए। आज हम सारी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी फ्री देने के बाद भी और किफायती रेटें देने के बाद भी मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे 29 स्टेट में, 29 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेश, उसमें दिल्ली 1450 करोड़ के फायदे में सरप्लस में, 28 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेश नुकसान में है। तो हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ की शिवराज सरकार से कि आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप जनता को सुविधाएं नहीं दे रहे हो, और उसके बाद भी जनता का मध्य प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है तो 45,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है। इन सब मुद्दों को लेकर, और अगर हमारी सरकार बनती है तो इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा क्यों बढ़ा, ये सबसे पहली फाइल होगी जिसको हम लोग खोलना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी राजनीतिक चाहे दूसरी हत्याएं हुई हो, उन सब के, चाहे मंदसौर में मैं बैठा हूं, यहाँ प्रहलाद जी बंदवार की बात हो, प्रहलाद दादा की बात हो, उनकी फाइल खोली जाएगी, उनकी भी सीबीआई जांच की जाएगी और हमारे स्तर पर जांच हम लोग हत्याकांड में क्या लगता है आपको राजनीति स्पष्ट परिलक्षित है सर कि जो राजनीति में जो लोगों का जननायक था, लोगों के साथ उठता बैठता था, जिस प्रकार से भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, जिनके चाहे मैं विरोधी हूं या विपक्षी दल में हूं लेकिन उनकी बड़ाई करते थे, वैसे यहाँ प्रहलाद जी बंदवार के बारे में भी सभी लोग अच्छा पॉजिटिव पक्ष रखते हैं। मैंने अपने स्तर पर भी जाँच की है और उनकी हत्या कोई भी एक राह चलता व्यक्ति कर दे, हमारे कहीं गले नहीं उतरती, और उनकी जो हत्या की गई है वो कहीं न कहीं राजनीतिक हत्या होगी। अगर ईमानदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का गृह मंत्रालय अगर उसकी जांच करे, सीबीआई जांच कराए या एसआईटी जांच करे जिसमें ईमानदार व्यक्ति हो, तो बिल्कुल ये पर्दा उठेगा कि उसमें ये एक राजनीतिक हत्या थी, नहीं कि एक सामान्य मर्डर था। क्योंकि एक आदमी जब सबका चहेता बन जाता है तो उसके लाखों दुश्मन बन जाते हैं और कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी उसमें सामने आती है, और ये सब
सब पर्दे के पीछे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। मैं आप सभी ने एक प्रश्न किया, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होना चाहिए और ये पर्दा उठना चाहिए कि आखिर ये कत्ल हुआ तो क्यों हुआ, इनका मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। एक जनता का मर्डर होना एक मामूली बात नहीं है। एक कोई बड़े पत्रकार का, अगर हम लंकेश गौरी की बात करें, उसका मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं है। एक आम आदमी का मर्डर हो जाता है। जब आप एक बड़े नेता का और रूलिंग पार्टी का, जिसका पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है, और उसकी उस परिवार को आप और प्रहलाद जी बंदवार की आत्मा को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर तमाचा है। आप इसकी तह तक जाइए, सीबीआई जांच कीजिए, आपकी पुलिस से जांच करवाइए, लेकिन ये पर्दा उठना चाहिए कि आखिर मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के छात्र तन्मय ने बोर्ड की कक्षा 10वीं के परिणामों में बाजी मारते हुए जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्र तन्मय नगर के BGS साइंस एकेडमी का छात्र है। छात्र तन्मय पिता नागेश्वर कुमावत, जो कि मध्यम परिवार से आते हैं। इनके पिता टेलरिंग का व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। तन्मय कुमावत ने नगर के BGS साइंस एकेडमी में पढ़ाई करते हुए कक्षा 10वीं में अध्ययन कर जिले में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तन्मय को 500 में से 485 अंक प्राप्त हुए। छात्र तन्मय की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक दिग्विजय सिंह एवं प्राचार्य नेहा सिंह और साथ ही शिक्षक विजेंद्र गिरी ने व विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। BGS स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे इस रिज़ल्ट के लिए मेरे सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी और मेरे मम्मी पापा और सारे टीचर्स ने स्कूल के सब ने मेरे को सपोर्ट किया पूरा। उनके मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं आगे 12th के बाद IIT की एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करी? और मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ाई करी रोज़। जहाँ तक पढ़ाई का प्रश्न है तो जो छात्र है विद्यालय का तन्मय कुमावत, ये लगभग पूरे साल इसने पर डे 6 घंटे पढ़ाई को मेंटेन रखा। और जो विद्यालय के शिक्षक हैं विशेष रूप से जैसे विकेंद्र गिरी हुए जो हिंदी पढ़ाते हैं या आबिद सर हुए मैथ पढ़ाते हैं, उनके मार्गदर्शन में इसने अपनी साल भर ये पढ़ाई जारी रखी। और विद्यालय का हमेशा मोटिव रहा जो समाज के पिछड़े और निम्न तबके के ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, विद्यालय सदैव उनके साथ प्रयासरत रहता है। उसी का आज परिणाम है कि विद्यालय के बच्चे छात्र तन्मय कुमावत ने जिले मेरिट में प्रथम स्थान लाकर विद्यालय और अपने परिवार को गौरवान्वित किया। जहाँ तक रही बात रिजल्ट की है तो मैं विद्यालय का कभी ये मोटिव नहीं रहा कि सफलता को अंकों से तोला जाए। कुछ छात्र छात्राएं जिनके परीक्षा के दौरान या जो रिजल्ट में कम मार्क्स आए हैं, तो उनके लिए विद्यालय परिवार और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मात्र एक पायदान है, ये कोई अंतिम पायदान नहीं। ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे और कभी भी सफलता अंकों से नहीं मापी जाती है। हो सकता बहुत कम अंक आने पे भी छात्र आगे चलकर बहुत उच्च स्थान प्राप्त करता है, समाज में अपना नाम करता है। अंत में मैं पुनः तन्मय कुमावत के माता पिता को और विद्यालय के सभी शिक्षक बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सतत मेहनत के कारण आज जो भी परिणाम छात्र को प्राप्त हुआ है उसमें उनका विशेष योगदान है। तन्मय ने अच्छी पढ़ाई करी, इसकी मेहनत का ही फल है और साथ ही इसके शिक्षकों का भी पूरा सहयोग है। वो भी उन्होंने भी समय समय पर मार्गदर्शन किया इसका और अच्छा पढ़ाया इसको और सबकी मेहनत, शिक्षक और इसकी मेहनत का ही फल है ये, जो आज इसने एक बड़ी सफलता हासिल करी है। तस्करी की शंका में गुड़भेली बड़ी के मजदूरों के साथ नारकोटिक्स विभाग की पुलिस ने जमकर मारपीट की है। यहां तक कि मानवता को भूल नाबालिग को भी नहीं बख्शा और उसके साथ भी मारपीट की गई। ये बात ब्लॉक कांग्रेस अनिल शर्मा, जिला कांग्रेस के महामंत्री रामचंद्र
करुण ने गुड़भेली में कही है। वे मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद शनिवार को मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के तत्वावधान में सचिव कन्हैयालाल पाटीदार सोपड़ा, नारायणगढ़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबू खान मेवाती आदि सहित नारकोटिक्स अधिकारियों की मार से पीड़ित प्रकाश गिर गोस्वामी से मिलने पहुंचे थे। प्रकाश गिर ने उन्हें बताया कि हम रूपचंद भील, अर्जुन, शंकरलाल बागरी, सुनील बागरी, आक्या पालरा, श्याम सिंह सिसोदिया के यहाँ मजदूरी करके आ रहे थे कि रात्रि में 11:30 बजे वाहनों में सवार बड़ी संख्या में नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी व अधिकारी वर्दी व सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने पूछा कि माल कहाँ छुपा रखा है और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी, जिससे मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया व लोहे की रॉड से पिटाई के कारण पीछे खून जम गया। जिला कांग्रेस के महामंत्री रामचंद्र करुण ने कहा कि गिर के साथ नारकोटिक्स विभाग के पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट निंदनीय है। नारकोटिक्स विभाग येन केन प्रकरण बस पैसा कमाना चाहता है। इनका एक अधिकारी पूर्व में मिठाई के डिब्बों में 25 लाख रुपए के साथ पकड़ाया जा चुका है। इस विभाग में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। इनकी फर्जी केस बनाकर रुपए ऐंठने में भी महारत हासिल है। कांग्रेस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन भी करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। नारकोटिक्स विभाग की तानाशाही लगातार क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और इनका एक ही मकसद है, येन केन प्रकरण भ्रष्टाचार करके जनता को परेशान करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि नारकोटिक्स विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनकी संपत्ति की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये अफीम उत्पादक किसान से अफीम बोने से लेकर के लास्ट दौड़ा चूरी तुड़वाई तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, दबाते हैं, डराते हैं। एक बड़ी दुखद घटना बड़ी गुड़बेली के हमारे प्रकाश गिर जी के साथ, जो कि मजदूर हैं, रात में काम करके आ रहे थे, मजदूरी करके आ रहे थे। नारकोटिक्स विभाग की 4 गाड़ियां आती है और उन्हें घेर लेती है, उनके साथियों को 5 मजदूरों को घेर करके और अकारण ही जबरदस्त मारपीट करती है। निश्चित रूप से ये बड़ा निंदनीय है और केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सारे अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और उनका किसी प्रकार का किसी का शासन प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं जो निरंतर बढ़ रही है, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई और अगर इनको जिनने मारपीट करी है उनको चिन्हित करके अगर ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नारकोटिक्स विभाग के अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो, बर्खास्त होना चाहिए ऐसे कर्मचारी। और अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की हो। आज प्रातः समाचार पत्रों में देखा कि मजदूरों ने थाना घेरा और नारकोटिक्स विभाग वालों ने रात को मजदूर जो काम से आ रहे थे उनके साथ मारपीट की। तो हम गुड़भेली पहुँचे, यहाँ आकर इन मजदूरों से मिले तो इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। इन्होंने अपने कपड़े उतार कर बताया कि इस प्रकार से उन्होंने स्टील के सरिये से उनके साथ मारपीट की और एक मजदूर का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। शासन केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नारकोटिक्स विभाग के लोग करोड़ों रुपए मजदूरों और इनको डरा धमकाकर और फर्जी केस बनाकर कमा रहे हैं। इससे पूर्व भी एक बहुत बड़ा अधिकारी नारकोटिक्स विभाग का लाखों रुपए के साथ पकड़ा गया है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार में बैठे हुए लोग इन भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और गरीबों और मजदूरों के साथ में अन्याय और अत्याचार होता चला जा रहा है। यह बर्दाश्त के बाहर है। कांग्रेस के लोग इस अन्याय को नहीं सहेंगे और अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ मजदूरों के साथ तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी नारकोटिक्स और पुलिस वालों के खिलाफ। पीपलिया मंडी व मल्हारगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6ठी में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षा दिनांक 30 अप्रैल 2022 को मल्हारगढ़ तहसील में 4 स्थानों पर आयोजित की गई। परीक्षा 30 अप्रैल को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संपन्न हुई। इस हेतु समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं केंद्र अध्यक्ष केंद्र पर शासन द्वारा जारी कोविड-19 के समस्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाओं को संपन्न करवाया गया। मल्हारगढ़ तहसील में शासकीय उत्कृष्ट बालक माध्यमिक विद्यालय तथा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हारगढ़ में 2 स्थानों पर तथा पीपलिया मंडी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जा रही है।
पीपलिया मंडी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्र पर 240 छात्र तथा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केंद्र में 113 छात्र पात्रता परीक्षा में शामिल हुए तथा मल्हारगढ़ में उत्कृष्ट विद्यालय में 240 तथा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हारगढ़ में 132 परीक्षार्थी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय संत पूज्य दीदी साध्वी ऋतंबरा जी का शुक्रवार देर शाम मनासा नगर में आगमन हुआ। आगमन के दौरान मंदसौर रोड स्थित बालाजी मंदिर पर गुलाटी परिवार व नगरवासियों ने स्वागत किया। बाद में नगर में जगह जगह नगरवासियों द्वारा फूलों से भव्य स्वागत किया गया। साध्वी जी मनासा के रामद्वारे में पहुंची, जहां गुलाटी परिवार व नगरवासियों द्वारा मंच पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संत पूज्य दीदी साध्वी ऋतंबरा जी का शुक्रवार को देर शाम नगर में आगमन हुआ। आगमन पर जगह जगह भव्य फूलों से स्वागत किया गया व बाद में मनासा के रामद्वारे में पहुंची। मंच पर स्वागत सम्मान के दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू सहित बड़ी संख्या में नेता व आमजन महिलाएं मौजूद रही। रामद्वारा सत्संग पंडाल में कथा के माध्यम से प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य साध्वी ऋतंबरा दीदी जी ने अपनी ओजस्वी और प्रखर वाणी से प्रवचन दिए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रवचनों का लाभ लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, एसडीएम पवन बारिया सहित मनासा एसडीओपी संजीव कुमार मूले व थाना मनासा पुलिस सहित कुकड़ेश्वर, रामपुरा व कंजाड़ा चौकी पुलिस मौजूद रही। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। शनिवार को मनासा विकास खंड के 14 निजी व प्राइवेट स्कूलों में नवोदय परीक्षा केंद्र बनाए गए। केंद्रों पर कक्षा 5वीं में नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। मनासा विकास खंड शिक्षा अधिकारी BL बसेर ने जानकारी देते हुए बताया कि मनासा विकास खंड में मनासा, रामपुरा, कुकड़ेश्वर में 14 स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। शिक्षक BL बसेर ने बताया कि नवोदय विद्यालय चयन हेतु परीक्षा के लिए मनासा विकास खंड के 2946 बच्चों द्वारा आवेदन भरे गए। वहीं परीक्षा में आज 14 केंद्र पर 1841 बच्चों से नवोदय की परीक्षा दी व करीब 1105 बच्चे कारणवश अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर बच्चों में उत्साह देखा गया। परीक्षा का समय सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक रखा गया। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। विकासखंड मनासा में कुल 14 केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 की और कुल 2946 बच्चे मनासा विकासखंड में आज परीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए। इतने बच्चों के आवेदन भरे गए, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। ये बड़ी उपलब्धि है मनासा विकासखंड के शिक्षकों का बहुत सराहनीय प्रयास रहा, जिन्होंने इतने सारे बच्चों के आवेदन भराए। बहुत बहुत बधाई के पात्र है वो लोग। और कुल हम मनासा विकासखंड में 14 है और हम मनासा प्रॉपर की बात करते हैं तो यहाँ 8 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मॉडल स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है और कन्या मनासा, ये सरकारी, बाकी प्राइवेट संस्थानों में ये बनाए गए हैं। और कुल बच्चे आज परीक्षा में उपस्थित हुए 1840 और 1105 बच्चे किसी कारणवश से नहीं आ पाए यहाँ परीक्षा देने के लिए। इस प्रकार से ये 14 केंद्रों पर आज यहाँ पर परीक्षा हुई है मनासा विकास। नीमच जिले में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी महिला रिश्तेदार को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और फिर उसका फायदा उठाया। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और गुरुवार को डिकेन पहुंची, जहां से फर्जी डॉक्टर सुभाष जैन को हिरासत में लिया और फिर नीमच आई। जिसके बाद शुक्रवार दोपहर सुभाष का मेडिकल कराया, जहां से उसे सीधे न्यायालय में पेश किया गया। अब न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नीमच निवासी एक महिला बीते दिनों SP सूरज कुमार वर्मा को शिकायत करने पहुंची थी और न्याय की गुहार लगाई थी। फिर SP ने बघाना पुलिस को निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। देखिए, मामला ऐसा है कि एक 40 वर्षीय महिला ने हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब से मिली थी और उसने बताया था कि उसके रिश्तेदार ही उसके साथ जो है काफ़ी लंबे समय से गलत काम कर रहे हैं और जो उसकी को धमकी दे रहे हैं, बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके उसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल उसमें संज्ञान लेते हुए बघाना एक लेडी हमारी जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको आदेशित किया और उस प्रकार से 376, 376(2) N 450, 384, 294, 323, 506 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। सर, आरोपी कौन है और आगे किस तरीके से इसमें कार्रवाई होगी?
तो इसमें सारे साक्ष्य जुटाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भतीजा मतलब उसके वो बुआ लगती है उसकी, तो एक संबंधों को कलंकित करने वाला भी एक इसमें एंगल है और तत्काल इसमें संज्ञान लेके इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का चयन करने में जमकर मनमानी की जा रही है। कभी रकम बांटने के बाद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाता है। हालात देखकर तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को एक खेल बना दिया है। लाभार्थियों के चयन में जमकर मनमानी की जा रही है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के बैनर तले मनासा विकासखंड में गांव नलखेड़ा, हासपुर, कजोली व अन्य गांव के ग्रामीणों ने मनासा जनपद कार्यालय परिसर में एकत्रित होकर धरना दिया। वहीं नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम पवन बारिया के नाम तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा व मांग की कि मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची पंचायत कर्मी द्वारा चस्पा नहीं की गई है और न ही सूची दिखाई गई और न ही गरीब वर्ग के हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। मामले में पुनः सूची तैयार कर सूची बनाई जाए व वास्तविकता में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें योजना का लाभ दिया जाए। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई। हमारी मांग तो ये मकान की जो अभी मकान लिस्ट आई उसमें जो नाम आए वो मैंने सचिव से पूछा कि मेरा नाम है कि नहीं लिस्ट में, तो उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला कि साहब आपका नाम है या नहीं है। जब जो लिस्ट लगा रखी पंचायत के बाहर अपात्र की, तो उसमें अपात्र में नाम लिख रखा मेरा, तो जो पात्रता में वो नाम क्यों नहीं बताया मेरे को? वो नाम बताना चाहिए था मेरे को, कितने नंबर पर मेरा नाम है वो नहीं बताया। अपात्र में जो नाम है वो लिस्ट लगा रखी पंचायत पे, वहाँ देखा मैंने तो उनसे बोला कि हमने नहीं काटा नाम। किसने काटा? कि गोपाल जी गौड़ कोई साहब है जनपद में, उन्होंने काटा। मैं यहाँ जनपद में आया मनासा, उनसे बोला, विधायक माधव मार्ग में जाके आवेदन दे के आया, जिला पंचायत में आवेदन दे के आया, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दे के आया, 181 पे मैंने फ़ोन लगाया तो कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या मांगे आपकी? अभी मकान की मांग है। अभी हमारे तो सिर्फ यूँ समझ लो कि गरीब आदमी, मेरे गांव में आप आके पूछ सकते हो कि मेरे पास तो जगह ज़मीन नहीं है, बल्कि मेरे पापा के पास भी जगह ज़मीन नहीं है। ऐसी हालत में मतलब मेरे गांव में खुद मंत्री से पूछ सकते हो आप, मंत्री भी गांव का ये सचिव, उनसे पूछ सकते हो इस आदमी के पास सिर्फ उस मकान, एक मकान है छोटा सा, उस मकान के अलावा खेती बाड़ी कुछ है क्या? मेरे पास भी नहीं है, मेरे पापा के पास भी नहीं है। अब सरकार मुआवजा दे रही किसानों को, खेती का पैसा दे रही, उनका पैसा दे रही। अब मेरे पास कुछ नहीं तो मेरे को क्या दे रही सरकार? यहाँ तो एक मकान है उसमें भी काट दिया नाम मेरा, तो मेरे को क्या मिला? आम आदमी पार्टी के बैनर तले कैसे हैं आप अभियान के तहत हम गांव-गांव गए, गांव-गांव में हमने चर्चा की थी और चर्चा के दौरान ये पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लिस्ट बनी थी उस लिस्ट को पहली बार तो पंचायत ने जारी की ही नहीं, किसी को बताया नहीं। और फिर तफ्तीश की हमने, लगातार जनपद में पंचायत में हमने अधिकारी कर्मचारियों से लगातार चर्चा करते रहे। फिर इन्होंने खुल के बताया कि इतने इतने लोगों के नाम कटे हैं। कल कलेक्टर साहब से रूबरू चर्चा हुई, उसके बाद कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया और हर पंचायत को आदेश जारी किया कि आपकी जितनी भी सूचियां हैं वो आप पंचायत के पोर्टल पर बाहर चस्पा करें ताकि लोग परेशान हो रहे हैं इनको लगे। एक गांव में करीब करीब जहां 100 घर है वहां 20 घर पास हुए हैं, 80 घर काटे गए हैं और उन लोगों के काटे गए हैं जिनके पास ना तो ज़मीन है, ना मकान है और ना रहने की कोई ज़मीन है। इस प्रकार से पटवारी की रिपोर्ट लगी कि आपके 2 एकड़ है, कहीं 2.5 एकड़ बता रखी है, कहीं 1 एकड़ से ज़्यादा बता रखी है। किसी के एक दीवार बनी हुई है तो वहाँ पक्का मकान बता दिया गया, जबकि उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो एक दीवार बना रखी है, उसके सारे उसमें टापरी खड़ी करके वो अपना गुजर बसर कर रहा है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में करीब करीब 5 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। हमारी मनासा तहसील के अंदर 3000 लोगों के नाम काटे गए हैं
एक पंचायत में 80 से 150 तक के नाम काटे गए हैं, जबकि ये सब जायज़ है। पात्र लोग हैं, अपात्र लोगों को मकान मिल चुके हैं, उनका सूची में नाम आ चुका है, इन लोगों के पास पैसा नहीं है। और सरकार किस प्रकार से चल रही है आज, ये आप खुद देख सकते हैं। महंगाई की इतनी बड़ी मार है कि कोरोना काल से अभी तक लोग उठ नहीं पाए हैं और किस प्रकार अपना जीवन चला रहे हैं। अगर शासन को योजना देनी थी तो सबको देना था। यहाँ कुछ पंचायत कर्मी और पीसीओ जो यहाँ के हैं, इनकी मिलीभगत से और पटवारी की मिलीभगत से इन लोगों के नाम कटे हैं। तो हम कलेक्टर साहब से, महोदय, विधायक से, मंत्री से और मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इन लोगों को जोड़ने के लिए नए सिरे से वापस एक आदेश पारित करे, ताकि इन लोगों का सूची में नाम जोड़ा जाए और इनको इनका हक मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।